वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ में सेट 40 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 25 क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 40 सेट में टोटल 25 के एवरेज से 1000 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग पीछे वाले वीडियो का या पीछे वाले सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट से सेट 1 से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़रूर मैथ में कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखते हैं आज के सेट का क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया 256 के पावर -4 के पावर -3/2। देखिए दो चीज़ होता है, अगर a टू दी पावर m इसके होल टू दी पावर n हो तब हम गुना कर देते हैं, यानी a के पावर m गुने n कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे होल टू दी पावर n नहीं है, यहाँ पे ये जो -3/2 दिया गया है वो किसके पावर दिया गया है, 4 के पावर -3/2 दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 256 यानी 256 के पावर माइनस और ये 4 के पावर -3/2 क्या लिख सकते हैं, 1/4 के पावर 3/2 लिख सकते हैं ना, 1/4 के पावर 3/2, क्योंकि अगर इस माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 256 के पावर माइनस को रहने देते हैं, इस 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर और 3/2 पहले से था। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यानी ये क्या आ जाएगा 256 के पावर -1/8, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। और 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लोग 2 के पावर 8 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 8 और गुना -1/8 पहले से है तो ये 8 से 8 कटेगा यानी 2 के पावर -1 आया, तो 2 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी a टू दी पावर -1 होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग 1/a लिखते हैं। उसी तरह 2 के पावर अगर -1 आता है तो ये 1/2 आता है। तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो 4 के पावर -3/2 है ना, अगर ये 4 के पावर -3/2 इस तरह से रहता तब हम लोग उसको क्या करते, गुना कर देते, 4 को -3/2 से गुना कर देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये जो -3/2 है वो केवल और केवल 4 के पावर में है, 256 के पावर में नहीं है, केवल और केवल 4 के पावर 3/2 है। तो इसीलिए पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और ये जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम 256 के पावर में रखेंगे। अब लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रेकरिंग का सवाल है, इसमें दिया गया 2.52। ठीक है, पहले हम रेकरिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे अगर 0.4 के पावर रेकरिंग दिया गया है तो हम अगर रेकरिंग हटाते हैं तो रेकरिंग जितना संख्या में पड़ता है उतना 9 आ जाता है। रेकरिंग एक संख्या पे तो 1 9 आ जाएगा। अगर 0.24 का बात करें, अगर दोनों संख्या पर रेकरिंग दें तो ये कितना हो जाएगा, 24/2 संख्या पर रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1.24 के पावर रेकरिंग दें तो ये जो दशमलव से पहले आएगा वो पूर्णांक में चला जाएगा, यानी 1 पूर्णांक 24/2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 0.576 में केवल 76 पे रेकरिंग दें, 5 पे रेकरिंग नहीं दें, तब इस सवाल का जो आंसर होगा, सबसे पहले 576 तो हम लिखेंगे ही, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 5 पे रेकरिंग नहीं है तो -5 बट्टा जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, तो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। जैसे अगर 0.4568 है और इसमें 2 संख्या पे रेकरिंग दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 68 तो लिखेंगे ही, और साथ साथ जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उसको माइनस कर देते। 45 पे रेकरिंग नहीं है तो 45 को माइनस कर देंगे। 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा, जितना संख्या पे रेकरिंग रहता उतना 9, और 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0 आ जाएगा, यानी जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 आता है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 2.52 यानी 52 पे रेकरिंग है तो जो दशमलव से पहले रहता है वो पूर्णांक में चला जाएगा, और ये 52 और डिवाइड बाय यानी कितना हो जाएगा, ये 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पे ये सवाल का आंसर नहीं पूछा जा रहा है, इसमें अंश और हर का योगफल पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों गुना कर 2 2 18 198, फिर इसमें 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250/99 आ जाएगा, यानी 250/99 आ गया इस सवाल का आंसर।
तो अगर 250/99 आया तो इसका मतलब इसमें अंश 250 है और हर 99 है, तो अंश और हर का योग कितना हो जाएगा 250 + 99, यानी कितना जाएगा सवाल का आंसर 9, 9 5 14 349, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अंश और हर का योगफल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उसको भिन्न में ले आएंगे और भिन्न मिलाने के बाद इसमें अंश और हर को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x का वर्गमूल और y का घनमूल है, तो x और y के बीच में क्या संबंध। वर्गमूल मतलब क्या आता है पावर में 1/2 और घनमूल में क्या आता है y के पावर 1/3, यानी x का जो वर्गमूल है वो y के घनमूल के बराबर है। तो ये 1/3 इधर आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा और ये 1/2 उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी x³ बराबर क्या आ जाएगा y² आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है x³ बराबर y²। तो इस सवाल को जो है ना सुधार लेना है, यहाँ पे जो मिसिंग है यहाँ पे क्यूब छूटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, यानी x³ बराबर y²। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे मिसिंग था x³ बराबर y², इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी √4096 का जो वर्गमूल दिया गया है वो 64 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है √4096 .4096 यानी 0.004096 इसी तरह का निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे अगर मान चलिए कहीं पे भी आपको 49 लिखा मिले, तो अगर आप ये पॉइंट को हटाएगा तो ये 00 नीचे आएगा और 49 का 7 बाहर निकल जाएगा और 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, यानी 0.7 इसको हम लिख सकते हैं। यानी पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो रूट अंडर से निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक होता है। उसी तरह से अगर 4096 में पॉइंट के बाद 2 अंक है तो रूट से 64 निकलेगा ना, 4096 अगर रूट से 64 निकलेगा तो, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो रूट से निकलेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है तो रूट से निकलेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए तो इस सवाल का आंसर 0.64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 पॉइंट के बाद 6 अंक है तो यहाँ पे अगर रूट से निकलेगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 4096 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 64 होता है। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए तो 1 0 पहले लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ये 64 के बाद अगर हम 0 देते हैं तो 0 का वैल्यू नहीं होता, दशमलव में क्या होता है बाद के 0 का वैल्यू नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, इसका मतलब जो रूट से निकलेगा तो पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 4096 का वर्गमूल 64 यानी 2 अंक दिया गया है तो हम 2 0 बैठा देंगे 64। अब सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी 4 का 4 हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 6 1 7, यानी 7.1104 ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/43। इस सवाल को जो लोग बेसिक से सॉल्व कर रहे होंगे एलसीएम लेकर वो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। इस सवाल को बनाने का क्या तरीका होता है, जैसे अगर कहीं पे आपके पास 1/12 + 1/20 दिया गया है, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, इस 12 को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है, इस 12 को कि अंतर 1 का आ जाए। तो अगर हम इसको 3 4 में तोड़ सकते हैं, 3 4 का अंतर 1 आता है, इस सवाल को आप लिख सकते हैं 1/12 को क्या लिख सकते हैं 1/3 + 1/4 लिख सकते हैं। यानी ये 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 4 में टूटा, अंतर 1 का आया तो 1/3 - 1/4। अगर यहाँ पे आप 12 एलसीएम लेते हैं तो 4 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, 1/12 आ गया ना, तो ये 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। उसी तरह से इस 20 को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है कि अंतर 1 का आए, तो 4 5 में टूटेगा ये, यानी इस 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 - 1/5। अगर 1/4 और 1/5 का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 20 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 इधर 4 इधर जाएगा तो 5 में 4 गया 1। ठीक है, अगर अंतर 1 का आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1/15 को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो ये 2 ऐसे टर्म में नहीं टूट पाएगा कि अंतर 1 का आए। अगर हम इसको 3 और 5 में तोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ अंतर 2 का आ जाता है। अगर अंतर 2 का आए तब क्या करना है, इस सवाल को लिखना है 1/3 - 1/5 तो लिखेंगे ही। अगर अंतर 2 का आए तो हम 1/2 से भाग भी देंगे। क्यों भाग देंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप 1/3 - 1/5 का कैलकुलेशन करते हैं, 15 तो एलसीएम आ जाता है, 5 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा तो अंतर 2 का आ जाएगा।
यानी ये 2/15 आया, यानी 1/3 और 1/5 का कैलकुलेशन 2/15 आया, जबकि हमें 1/15 चाहिए। इसीलिए 1/2 से अगर हम गुना कर देंगे, इसको 2 से 2 कट जाएगा तो 1/15 आ जाएगा ना। अगर दोनों संख्या में 2 का अंतर आए तो हम 2 से भाग दे देंगे, अगर दोनों संख्या में 3 का अंतर आए तो 3 से भाग देंगे, अगर दोनों संख्या में 1 का अंतर आए तो 1 से भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर हम उसको 2 ऐसे टर्म में तोड़े कि अंतर 2 का आता है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब जैसे हम देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं, 1/15 है ना, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 नहीं लिख सकते हैं जब तक कि हम इसको 1/2 से भाग नहीं देंगे। अगर हम 1/3 माइनस 1/5 को 1/2 से भागा देते, इस पूरा का कैलकुलेशन देखिएगा, 1/2 गुने 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2/15, यानी 2 से 2 कट गया, 1/15 आ गया ना। यानी अब हम कन्फर्म हो गए कि 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1/3 माइनस 1/5। उसी तरह से ये 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 5, पहले 5 छोटा संख्या पहले लिखेंगे, 5 गुने 7 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी अंतर का 2 आ रहा है तो हम 1/2 क्या किए, कॉमन ही ले लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7, और 1/2 हम लिए लेकिन कॉमन ही ले चुके थे। उसी तरह से 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 9, यानी 1/7 गुने 1/9, 1/7 माइनस 1/9, सॉरी 1/7 माइनस 1/9, और इस दोनों का भी जो अंतर 1/2 आता है, यानी 2 आता है, तो 2 से भागा दिए तो हम कॉमन ले लिए उसको। सेम उसी तरह से 99 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/11, और 143 को क्या लिख सकते हैं, 1/11 माइनस 1/13 लिख सकते हैं ना। सब में 1/2 कॉमन आ रहा था, इसीलिए हम क्या किए, सब का 1/2 जो है पहले ही कॉमन हम लोग निकाल लिए। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ बचा 1/3 और माइनस 1/13, तो यानी 1/2 गुने, देखिए 13 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, 13 में से 3 गया 10 बटा 13 39, यानी 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी सवाल का जो आंसर है 5/39, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित है और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। ये सवाल हम लोग शायद ये सवाल चौथा क्लास में हो रहा होगा, यानी इससे पहले भी 3 सेट में ये सवाल आ चुका था। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक बेलन है और एक अर्धगोला है, और एक शंकु है, ये एक शंकु है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक ही आधार है और ऊंचाई भी बराबर है। अगर हम अर्धगोला का पहले बात करें, अगर अर्धगोला का त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या r होगा और इसका भी त्रिज्या r होगा। तीनों का त्रिज्या बराबर है, एक ही आधार पर स्थित है तो इसका मतलब त्रिज्या तो बराबर होगा। अगर हम अर्धगोला का ऊंचाई का बात करें तो अर्धगोला के लिए जो ऊंचाई होगा वो उसका त्रिज्या ही तो होगा ना। वृत्त के लिए अगर हम कोई, जैसे वृत्त के आकार का है, जितना ये त्रिज्या होगा उतना ही ये भी त्रिज्या होगा। इसका मतलब जितना उसका ऊंचाई होगा वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अगर इसका ऊंचाई r हो गया तो इसका मतलब इसका भी ऊंचाई r हो जाएगा, क्योंकि तीनों का ऊंचाई बराबर दिया गया ना, और इसका भी ऊंचाई r हो जाएगा। जब तीनों का ऊंचाई बराबर हो गया, अब हम इजीली आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं। ये बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, और h के बदले में भी हम लोग r यूज करेंगे। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr3, और शंकु का आयतन 1/3 πr², और h के बदले में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, r ही यूज करेंगे। तो ये r³ कैंसिल हो जाएगा, r³ हर जगह है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम 3 एलसीएम लेंगे, ये 3, तो यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे, 3:2:1, यानी उसके जो आयतन का अनुपात आएगा 3:2:1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, उससे दोगुनी आयतन परंतु उतनी ऊंचाई वाले अन्य बेलन का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। जैसे एक बेलन का जो 2 बेलन है, ठीक है, इस बेलन का आधार का त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। ठीक है, एक दूसरा इससे दोगुना आयतन इसका है, एक और बेलन है, इसका आयतन दोगुना है परंतु उसकी ऊंचाई, यानी इसका भी ऊंचाई h है, तो इसका त्रिज्या निकालना है। इसका त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, यानी इसका कैपिटल R निकालना है। यानी इस बेलन का दोगुना ये है, इस बेलन का दोगुना आयतन का ये है, सेकेंड वाला है, तो हम बराबर करने के लिए
फर्स्ट वाले में 2 से गुना करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। फर्स्ट वाले में जो चीज़ कम रहता है उसमें ना हम ज़्यादा डालेंगे तभी तो बराबर होगा ना। तो अगर पहले वाले बेलन का आयतन निकाले तो पाई आर स्क्वायर और एच के बदले में एच, दूसरे वाले बेलन का आयतन निकाले तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और गुने एच, दोनों का ऊंचाई बराबर है। अगर ये आयतन 2 गुना है तो बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे और तब बराबर करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 गुना है। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये तो 4 गुना हो जाएगा ना। तो बराबर करने के लिए हमें छोटे वाले में गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके आर निकाल लेंगे, यानी पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अगर ये आर स्क्वायर बराबर 2 स्मॉल आर स्क्वायर आया, ये आर स्क्वायर बराबर, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा √2 और ये आर स्क्वायर का आर निकल जाएगा, यानी √2r, r√2 ऑप्शन नंबर सी होगा। इस ऑप्शन में क्या है कि आर भी रूट के अंदर है, जबकि हमें आर रूट से बाहर चाहिए, तो आर रूट से बाहर है, अब गुने √2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। ये टाइम एंड वर्क का है। इसमें बोला गया ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी जब ए प्लस बी मिलकर काम करता है तो 12 दिन लेता है, और ए अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये इतना स्टेटमेंट दिया गया था। अब सवाल क्या बोला जा रहा है, यदि बी हर रोज़ केवल आधा दिन काम करें तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों स्टेटमेंट से बी का निकाल लेते हैं। जब ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है और ए 20 दिन में कर रहा है, तो अगर हम ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो बी का आ जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका होता है, एक्स गुने वाई बटा एक्स माइनस वाई। तो 12 गुने 20 बटा 20 में से 12 गया 8, यानी 4 दूना 8, 4 पंचे 20, और ये 2 से 6 बार में 6 पंचे 30 आ गया, 30 दिन। तो एक चीज़ और चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखेंगे कि ए जब 20 बी 30 तो ये दोनों मिलकर 12 दिन लेता है। ये बहुत ज़्यादा इस डाटा का यूज़ होता है, 20 30 12 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टाइम एंड वर्क में। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो ए 12 दिन में करेगा। ठीक है, अब क्या चीज़ बोला जा रहा है, यदि बी हर रोज़ केवल आधा दिन काम करें, तो यानी बी अगर हर रोज़ केवल आधा दिन काम करता है तो पहले 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, अब बी 60 दिन में काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि आधा ही दिन करता है तो ज़्यादा दिन ले लेगा। जैसे जो काम एक दिन में होना था उसको आधा दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। अगर आधा दिन में काम करेगा, अगर बी आधा दिन काम करता है तो 30 दिन में तो कंप्लीट कर रहा था, आधा दिन काम करेगा तो 60 दिन ले लेगा। और ए के बारे में नहीं बोला गया, नहीं, यानी ए पूरा दिन काम करता है, तो इसका मतलब ए 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, तब जो है ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तब ए प्लस बी निकाल लेंगे, 60 गुने 20 बटा 60 20 80, या फिर ये भी निकाल सकते थे 1/60 प्लस 1/20 करके भी निकाल सकते थे। यानी 20 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, यानी ए प्लस बी तब कितना दिन काम कंप्लीट करेगा, 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। यानी ए और बी का एफिशिएंसी का बात किया जाए, क्षमता का अगर बात किया जाए, तो बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। यानी ए का क्षमता अगर 100 है तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 140, यानी इसके जो क्षमता का अनुपात आ गया 5:7 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए 70 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यानी जब ए का क्षमता 7 होता है, सॉरी 5, ए का क्षमता यहाँ पे 5 है ना, जब ए का क्षमता 5 होता है तो काम कितना दिन में कंप्लीट होता है, 70 दिन में। यानी जब क्षमता 5 तो दिन 70, जब क्षमता 1 तो दिन कितना हो जाएगा, 70 गुने 5। क्षमता जैसे ही कम होता है दिन ज़्यादा हो जाता है, तो दिन ज़्यादा का मतलब क्या, गुना। जब एक क्षमता तो 70 गुने 5 दिन। यहाँ पे बोला जा रहा है बी कितना दिन में करेगा ना, तो बी 7 दिन, बी का क्षमता 7 है, जब 7 क्षमता तो कितना दिन, 70 गुने 5/7, यानी 7 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी 50 दिन। यानी क्षमता जैसे ही ज़्यादा तो दिन कम, और कम का मतलब क्या होता है, भाग हो जाता है। यानी जो बी है वो 50 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2m² क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के अंतर्वृत्त का त्रिज्या, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इन 2m², यानी ये तो यूनिट है, इसको अभी रहने देते हैं। यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया गया, 2 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो यूनिट है, उसको रहने देते हैं। तो इसका मतलब ए बराबर 2 दिया गया, तो
ए स्क्वायर बराबर 2 दिया गया, यानी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर 2 दिया गया, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा √2। इसका मतलब अगर ये जो वर्ग हैं, ये वर्ग, इसका भुजा कितना आ गया √2 आ गया। इसके अंतर्वृत्त यानी इसके जो अंदर में जो वृत्त हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये भुजा √2 है तो इसका मतलब उसका व्यास भी, यानी वर्ग का जो वृत्त का व्यास भी होगा वो √2 हो जाएगा। यानी अगर वर्ग का भुजा √2 है तो वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर वृत्त का व्यास √2 तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी √2/2। जब वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो हम इजीली क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई के बदले में पाई रहने देते क्योंकि हर जगह ऑप्शन में पाई का यूज किया गया है, तो पाई के बदले में पाई और आर स्क्वायर, यानी आर कितना था √2/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/2, यानी पाई/2 मीटर स्क्वायर। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी ये जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के √3 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके भुजा निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ये √3 गुने √3 3 हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यानी ए गुने ए है, और एक ए से ये ए कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 4 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। जैसे कोई वर्ग है, इस वर्ग का जो विकर्ण है ये विकर्ण हो गया, इस विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया इस तरह से, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इस वर्ग के विकर्ण पे जो है समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए वर्ग का भुजा अगर हम 1 मानेंगे, वर्ग का भुजा 1, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा √2 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा ना √2 इस त्रिभुज में। इन वर्ग का भुजा अगर हम 1 मानते हैं तो वर्ग का विकर्ण √2 हो जाएगा। वैसे भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने 1 करेंगे तो √2 ही उसका विकर्ण आएगा। अब आते हैं तो क्या चीज़ पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा त्रिभुज का भुजा कितना गया √2, यानी √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 से ये 2 बार में कटेगा और ये 2 इधर आएगा, तो यानी उसके दोनों का जो अनुपात होगा 2:√3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2:√3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे अगर किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, कहने का मतलब अगर हम 25% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब 75% में बेच रहे हैं। जब हम 75% में बेच रहे हैं तब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 25% का लाभ का मतलब 125%। जब हम 75% में बेच रहे हैं तब विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो यानी 125% हो जा रहा है विक्रय मूल्य। जब हम 1% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125/75%। और जब हम 10% छूट पे बेच रहे हैं, यानी जब हम 90% पे बेच रहे हैं, 10% छूट पे बेचना मतलब क्या 90%, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125/90 नहीं 125/75 गुने 90, यानी 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 30 से ये 3 बार में, 3 से ये 30 बार में, यानी 30 पंचे 150% पे बेच रहे हैं। जब हम 10% छूट पे बेच रहे हैं यानी 90% में बेच रहे हैं तब विक्रय मूल्य 150% हो जा रहा है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी क्रय मूल्य 100% होगा और हम 150% में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी सबसे ईजीएस्ट मेथड इस सवाल का यही है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, अगर पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला पता है तो ये 10 सेकंड में सवाल बन जाएगा, 190 इसका आंसर हो जाएगा। पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का जो आयतन, इससे पिछले वाले 2-3 वीडियो में, ये 2 वीडियो में बताएगा प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल
गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 और आधार का क्षेत्रफल 57 दिया गया है। यहाँ पे देन आधार का क्षेत्रफल 57 और ऊंचाई कितने दिए गए हैं, 10 दिया गया है। तो 3 से कितना बार में कटेगा, 19 बार में, यानी 19 × 10 190, यानी इस सवाल का आंसर 190 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घन के विकर्ण का लंबाई 8√3 है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √3 वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण कितना दिया गया, 8√3 दिया गया है। तो √3 से √3 कटेगा तो भुजा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब भुजा 8 तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 एक वाले में 8 है और 8 गुने 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखो गुना भी कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट भी पकड़ सकते हैं। 8 × 6 = 48, इकाई स्थान पे 8 आ गया और 8 × 8 = 64, यानी इकाई स्थान पे 4 आ गया, इकाई स्थान पे 4, एक ही ऑप्शन डी में है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गुना भी कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित हुए तो शेष आदमी ने 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी, जिससे हम अगर मान लेते हैं इस सवाल को हम लोग किस फॉर्मूला बना लेंगे, m1 × d1 = m2 × d2, यानी इस फार्मूला पर हम इस सवाल को ईजियली बना सकते हैं। कुछ बढ़ई, मान चलिए x बढ़ई 9 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अगर 5 बढ़ई अनुपस्थित रहा, यानी m2 अगर x - 5 है तब ये d2 12 लग रहा है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी 3x = 4x - 20। ये 3x उधर और ये 20 इधर आएगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी आदमियों की संख्या कितना था, 20 था। देखिए यहाँ पे 2 सवाल बन सकता था। बाद में आदमियों की संख्या क्या थी, तब जाके सवाल चेंज होता है। बाद में 5 अनुपस्थित था तो 20 में से 5 गया 15, तब सवाल का आंसर होता है। लेकिन बढ़इयों की मूल संख्या हम लोग x माने थे, x का वैल्यू 20, तो यानी बढ़इयों की मूल संख्या कितना था, 20 था। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। देखिए जो औसत चाल होता है, औसत चाल वो कितना होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल समय। तो हम क्या करते हैं ना कि टोटल दूरी वो मानते हैं, टोटल दूरी जिसका 1/3 भाग और 1/4 भाग जो है निकालने में हमें सुविधा हो। ठीक है, तो टोटल दूरी को हम क्या मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो 120 का 1/3 भाग कितना होता है, 40 किलोमीटर दूरी को अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो कितना समय ले लेगा, 40/25, समय बराबर दूरी बटा 4। फिर 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 30, यानी 120 का 1/4 30 होता है ना। अगर 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो कितना समय ले लेगा, 30/30, यानी 40 + 30 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। अब बचा मेरे पास कितना, 50 किलोमीटर। अब शेष दूरी को अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलेंगे तो कितना समय ले लेगा, 50/50। ये तीनों समय मिलकर कितना हो रहा है, ये तीनों समय मिलकर, यानी ये 30/30 1 हो गया, ये भी 30/30 1 हो गया, यानी 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, यानी 1 + 1 2.8/5, यानी 5 × 10 8 18/5 घंटा उसका टोटल समय आ गया। तो हम औसत चाल ईजियली निकाल सकते हैं। औसत चाल कैसे निकलेगा, टोटल दूरी हम लोग 120 माने थे, टोटल दूरी 120 आ गया। टोटल समय हम लोग 18/5 आया था, यानी 18 बटा जो 5 करेंगे ये 5 कट के ऊपर चला जाएगा। अब 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 2 बार में, 20 बार में, यानी 20 × 5 = 100/3, यानी 33.1/3 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी दूरी अलग अलग हो, जब दूरी समान रहता है तब उसका औसत चाल फार्मूला से निकाल सकते हैं 2ab/a + b, लेकिन जब दूरी अलग अलग होता है तब औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा टोटल समय, इसी फार्मूला पे निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अकबर 1200 रुपये की लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% की छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। देखिए अंकित कीमत को हम लोग x मान लेते हैं,
अंकित मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं। अगर हम इस पर 16% का छूट देंगे, 16% का छूट, तो हम लोग कितना में बेचेंगे, 84% में बेचेंगे। इतना मेरा क्या आया, विक्रय मूल्य आया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम अंकित कीमत x माने, अगर x पे 16% का छूट दिए तो 84% में बेचे, तो यानी ये जो वैल्यू आया वो मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि उससे 12% का लाभ हो, यानी 1200 में खरीदा और 12% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 112 में बेच रहे हैं, यानी ये जो चीज़ आया ये क्या आया, ये भी विक्रय मूल्य आया। तो हम क्या किए, एक बार अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल लिए, एक बार क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल लिए, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर दिए, यानी ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अगर हम देखें तो ये 12 से 112 में, 12 से ये 7 बार में, अब फिर ये 7 से कितना बार में कटेगा, यानी 16 7 112, यानी 16 बार में कट जाएगा। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 16 × 100, 1600, यानी जो अंकित मूल्य आएगा 1600, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें y और x का जो अनुपात है 4:15 दिया गया। इसका मतलब y का वैल्यू अगर 4 तो x का वैल्यू 15, तो हमें क्या निकालना है, x - y, यानी 15 में से 4 गया 11 बट्टा x + y, यानी 15 + 4 19, यानी इस सवाल का आंसर 11/19, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। यानी y अनुपात x कितना दिया गया है, 4:15 दिया गया है, इसका मतलब y का वैल्यू अगर अनुपात में 4 तो x का वैल्यू अनुपात में 15। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अगर अंकित मूल्य 500 रुपया है तो बस उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सेम उसी तरह से इस सवाल को बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर देंगे। अंकित मूल्य 500 रुपया था, अंकित मूल्य 500, अगर हम 10% का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 90% में बेच रहे हैं, यानी ये चीज़ मेरे लिए क्या आया, विक्रय मूल्य आया। अगर हम अंकित मूल्य 500 रुपया दिया गया, अगर हम उसे 10% छूट में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 90% में बेच रहे हैं, यानी ये विक्रय मूल्य आ गया। हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब हम 120% में बेच रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है, ये भी मेरे लिए विक्रय मूल्य आया। अगर हम क्रय मूल्य को x माने और अगर हम उसको 20% लाभ पे बेचें, 120% बेचें, ये भी विक्रय मूल्य आया। दोनों विक्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 3 से 4 बार में, 3 से ये 3 बार में, 30 से काटते हैं, और फिर ये 4 से कितना बार में कटेगा, 4 से 125 बार में, यानी जो x बराबर आएगा 125 × 3 यानी 375, यानी जो क्रय मूल्य आएगा वो 375, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें दिया गया a + b का 40% a - b का 60% के बराबर है, यानी a + b का 40% किसके बराबर है, a - b के 60% के बराबर है। अगर हम 20% से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। अभी दोनों गुना करेंगे तो 2a + 3b बराबर 3a - 3b, ये b को इधर और a को उधर कर देते हैं, b इधर आएगा तो 3 3 6b हो जाएगा, और ये a इधर आएगा तो 3 में से 2 गया 1 a हो जाएगा, यानी 6b बराबर a आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2a - 3b बट्टा a + b। तो हम क्या करते हैं ना, एक बदले में 6b रख सकते हैं। अगर एक बदले में 6b रखेंगे तो 6 × 12b हो जाएगा, -3b बट्टा एक बदले में अगर हम 6b रखते हैं तो 6b + b, यानी 12 में से 3 गया 9b बट्टा 6b + 1b यानी 7b, 20b कट गया, यानी 9/7, यानी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 2a 2b, यहाँ पे 2b होना चाहिए, क्योंकि हम 2 से a में गुना करें, 2 से b में गुना करें 2b होगा, और ये 3b इधर आएगा तो ये 5b हो जाएगा, यानी एक बदले में मेरे पास क्या आया, 5b आया। एक बदले में क्या आया मेरे पास, 5b, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गया था। अगर एक बदले में 5b आया और 2 पहले से आया तो ये 2a बराबर 10b हो जाएगा, -3b डिवाइड बाय a + b है ना, एक बदले में 5b + b, यानी 10 में से 3 गए 7b बट्टा 5 + 1 6b, यानी b से b कट जाएगा, यानी सवाल का आंसर 7/6, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो चुका था, यानी a बराबर 5b आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक संख्या को पहले 10% से बढ़ाया गया, फिर 20% से बढ़ाया गया,
20% से और बढ़ाएगा तो मूल संख्या में कुल कितना का वृद्धि हुआ। हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज में पढ़े थे, अगर कोई संख्या है, अगर इसमें पहले x% का वृद्धि हो, जो संख्या बने उसमें फिर y% का वृद्धि हो, तो ओवरऑल वृद्धि निकालने के लिए हम लोग इफेक्टिव रेट का यूज करते हैं। परसेंटेज में हम लोग पढ़ चुके थे, यानी इफेक्टिव रेट क्या होता है, x + y प्लस XY बटा 100। तो x के बदले में कितना है 10 और y के बदले में 20, 10 + 20 प्लस 10 × 20 बटा 100, यानी 00 कट जाएगा, यानी 20 10 30 और प्लस 2 32 होता है, यानी 32%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का औसत 62 दिया गया है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा। योग क्या होता है, औसत गुने जितना संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं औसत में। तो औसत 62 है और संख्या 2 है, तो इसका मतलब दोनों संख्या का जो योग होगा वो 124 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि छोटी संख्या में हम 2 जोड़ देते हैं, अगर हम छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे तब टोटल योग क्या हो जाएगा। अगर हम छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो टोटल योग 126 होगा या नहीं, 126 हो जाएगा टोटल योग। जब योग 126 होता है तब जो संख्या का अनुपात है 1:2 हो जाता है। ये कब, जब हम छोटी संख्या में 2 जोड़ देते हैं। तो अब योग कितना हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है और ये 3 का वैल्यू 126 दिया गया है, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। 1 का वैल्यू जब 42 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 84 कब आया, जब हम छोटी संख्या में 2 जोड़े थे। इसका मतलब अगर हमें ओरिजिनल, एक मिनट, ये 84 आया ना, ये 42 कब आया, जब हम छोटी संख्या में 2 जोड़े थे। इसका मतलब ओरिजिनल में ये जो संख्या होगा 2 घटाना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल में ये संख्या 40 होगा और ये संख्या 84 होगा। तो इस दोनों का अगर हमें अंतर निकालना है तो 84 में से 40 घटाएंगे तो 44, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझिएगा। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ते हैं तो तब टोटल योग कितना हो जाएगा 126, और जब 126 होता है तब ये जो संख्या का अनुपात होता है 1:2 होता है, यानी 1:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 42 आता है और ये 84 आता है। ये 42 कब आता है, जब हम छोटी संख्या में 2 जोड़े रहते हैं, जिसका मतलब ओरिजिनल में ये संख्या 40 होगा और ये 84 होगा, तब दोनों का अंतर 44 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है। 25 वस्तु का जो क्रयमूल है 20 विक्रयमूल के बराबर है, यानी 25 वस्तु का जो क्रयमूल है वो 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। अगर हम विक्रयमूल को काट कर नीचे ले जाएं और ये 25 को काट के नीचे ले जाए, तो क्रयमूल विक्रयमूल का अनुपात 20:25, यानी इसका मतलब क्रयमूल 20 रुपये तो विक्रयमूल 25 रुपये। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टा क्रयमूल। 20 रुपये हम खरीद रहे, 25 रुपये में बेचे तो 5 रुपया लाभ होगा। क्रयमूल 20 में गुने 100, यानी 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 25% का लाभ आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2 के पावर x + 3 = 32 दिया गया है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पावर यानी बेस को सेम कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 2 4 2 2 16 32, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी x + 3 बराबर किसके होगा, 5 के बराबर होगा। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब x बराबर 2, यानी हमें क्या निकालना है, 3 के पावर x + 1, यानी x के बदले में 2 + 1 3, यानी 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे कहीं पर भी x + 1/x अगर 2 लिखा मिले कहीं पर भी, तो x के पावर चाहे 1 लाख क्यों ना हो, प्लस 1/x के पावर चाहे 1 करोड़ क्यों ना, कुछ भी पावर क्यों ना, वो हमेशा आंसर 2 ही रहेगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि अगर x + 1/x अगर 2 आता है तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 1, तभी तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब 1 के पावर कुछ भी रहे तो वो हमेशा 1 ही देगा, प्लस 1/1 के पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 ही देगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी उसी तरह से 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया, a/b + b/a 1 के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पे a b एलसीएम लेंगे तो a² + b² बट्टा ab = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ab के बदले में अगर हम इधर लाएंगे तो ये ab हो जाएगा, इसका मतलब a² + b² किसके बराबर आ गया, ab के बराबर आ गया। इस इक्वेशन को रहने देंगे। हमें क्या निकालना है, a³ + b³, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, a + b × a² + b² - ab,
ए क्यू प्लस बी क्यू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए बी। तो ए बी माइनस ए बी यानी ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जो संख्या होगा वो जीरो होगा। अगर जीरो को हम इससे गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो आता है। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर जीरो दिया गया है और हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 25/x निकालना, 25/x स्क्वायर निकालना है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में कोई चीज़ निकालना रहता है तो हम एक एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं और एक 5 को रहने देते हैं, ठीक है। और इस बीच वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 4x होगा। अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं x तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 5/x बचेगा। तभी तो ये x और x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और x गुने 5/x गुना करेंगे तो ये x कट के केवल 5 बचेगा बराबर 4x। यानी ये x से x कट गया। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आया x प्लस 5/x बराबर 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों बगल गुना स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 25/x स्क्वायर प्लस 2ab x गुने 5/x, एक बदले में x और b के बदले में 5/x बराबर 4 का स्क्वायर 16। दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो ये x कट गया, ये 5 गुना 10 आया और ये 10 अगर उधर माइनस होगा तो 16 में 10 गया 6, यानी इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, हमेशा ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर इस सवाल को ट्रिक से बनाएगा तो डिस्टेंस बराबर, इसमें डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, s1 गुने s2 बटा s1 माइनस s2 गुने समय, यानी ये ट्रिक से हम लोग डिस्टेंस निकलता है। जबकि यहाँ पे पूछ लिया गया, समय पूछ लिया गया है। तो जो लोग केवल ट्रिक को पढ़े होंगे तो वो लोग इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा। हम लोग इसको बेसिक से, सभी चीज़ का बेसिक और उस सवाल के बारे में जानकारी रहना ज़रूरी रहता है। अगर हम इसको बेसिक से देखें तो हम दूरी क्या करते हैं ना, x मान लेते हैं, दूरी को x मान लेते हैं। इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर x किलोमीटर दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो कितना समय लगेगा, x/40, यानी ये मेरा समय लगेगा। लेकिन क्या होता है, 11 मिनट देर हो जाता है। यानी अगर हम x किलोमीटर दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना समय लगेगा, x/40 घंटा समय लगेगा। लेकिन 11 मिनट हम लोग देर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब जो ओरिजिनल समय होगा वो 11 मिनट पहले होगा। यानी अगर 11 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 11/60 हो जाएगा। ये क्या आया, सही समय आ गया, ओरिजिनल समय आ गया, सही समय, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलें तो x/50 समय लगेगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग 5 मिनट देर हो जाते हैं। इसका मतलब जो सही समय होगा वो 5 मिनट पहले होगा। 5 मिनट को घंटा बदलेंगे क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी घंटा में बदलेंगे इसको। जिससे अगर x किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चले तो कितना समय लगेगा, x/50 समय ले लेगा। लेकिन क्या होता है कि 5 मिनट देर हो जाता है, इसका मतलब ओरिजिनल समय 5 मिनट पहले होगा। यानी ये सही समय आ गया। दोनों चाल से हम लोग सही समय निकाल के दोनों सही समय को क्या किए, बराबर कर दिए, ठीक है। ये x/50 इधर आ गया तो x/40 माइनस x/50 बराबर क्या हो जाएगा, ये 11/60 उधर जाएगा और माइनस 5/60, ठीक है। तो ये 50 इधर 40 यानी 10 x/40 गुने 50, हम एलसीएम 40 गुने 50 ही ले लिए, बराबर 11 में से 5 गया कितना हो गया, 6/60। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 20 किलोमीटर उसका दूरी आ गया। लेकिन हमें पूछा जा रहा सही समय क्या होगा ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। सही समय मेरा ये था या फिर ये था, दोनों में से कहीं से भी हम लोग सही समय निकाल सकते हैं। हम इसी से निकाल लेते हैं। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा x बराबर 20 आया तो यानी 20/40 करेंगे तो 1/2 घंटा हो जाएगा ना।
1/2 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 यानी 30 मिनट लिख सकते हैं। 1/2 घंटा को हम लोग 30 मिनट लिख सकते हैं। और यहाँ पे 11 मिनट को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यानी 30 में से 11 गया 19 मिनट। ठीक है, हम इसको क्या किए मिनट में ही रहने दिए। यहाँ पे हम घंटा में नहीं लिए क्योंकि हमें आंसर मिनट में ही निकालना था ना, तो हम लोग मिनट में ही ले लिए। 1/40 घंटा को क्या किए मिनट में अगर हम रखने दें तो 30 मिनट आ गया। फिर 11 मिनट हम घटा देंगे तो यानी 19 मिनट उसका सही समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बराबर बढ़ जाता है। 1/8 बराबर बढ़ जाता है मतलब कि 8 में से 1 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब वो पेड़ अब 9/8 हो जाएगा। 9/8 गुना, यदि आज उसकी ऊंचाई 64 है तो 2 वर्ष बाद उस कितना हो जाएगा। अगर आज उसका ऊंचाई 64 है तो 1 साल में 9/8 हो जाएगा। 1/8 बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या 9/8 हो जाएगा। 8 में 1 बढ़ने का मतलब 9/8 हो जाएगा। फिर अगला साल 9/8 अपनी ऊंचाई का हो जाएगा, तो 88 64 यानी 9 9 81 यानी 2 साल के बाद उसका जो ऊंचाई होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज के कोण जो है x + 5 2x - 3 और 3x + 4 है, x का मान ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो x + 5 + 2x - 3 + 3x + 4 ये बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x 2x और 3x यानी 6x + 5 4 9 में से 3 गए 6 बराबर 180, तो 6x बराबर 164 हो जाएगा, सॉरी 174। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 6 9 54, ये x बराबर 29 यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो रेखाखंड PQRS एक दूसरे को x पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि XP बराबर XR, यानी दो रेखाखंड है, एक PQ है, एक PQ और एक RS इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, x पर प्रतिच्छेद करती है कि XP बराबर XR, यानी XP जो है ये XP ये XR के बराबर होता है। तो हम इसको क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक है, और यदि PSX यानी ये एंगल PSX ये एंगल और RQX यानी ये एंगल PSX और RQX ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, तो हमें निम्नलिखित में से क्या मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज PRS ले लेते हैं, PRS, दूसरा त्रिभुज PQR ले लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्यों सर्वांगसम होगा, क्योंकि PRS में एंगल P और PRS में एंगल R और PQR में एंगल P बराबर हैं, और ये दोनों एंगल बराबर दिया ही गया था, एंगल S एंगल Q को बराबर दिया गया था। जब दो कोण आपस में बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ही तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा तो ये क्या होगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होने के कारण उसका जो साइड होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज का साइड PS और इस त्रिभुज का साइड RQ ये दोनों क्या बराबर हो जाएगा, PS बराबर RQ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस सवाल को हम लोग सर्वांगसम के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, यानी ये कोई त्रिभुज ABC है। ABC का जो माध्यिका अगर AD है और O त्रिभुज का केंद्रक है, अगर O उसका केंद्रक है, केंद्रक क्या करता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब AO की लंबाई अगर 2 तो OD का लंबाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। केंद्रक क्या करता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, जिसमें से AO का लंबाई 10 दिया गया है। AO का लंबाई 10 यानी ये 2 यूनिट का वैल्यू अगर 10 दिया गया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5।
तो कैंची पूछ रहा है ओडी का लंबाई ना, तो ओडी का लंबाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यही एडी का लंबाई पूछता है यानी ये पूरा लंबाई पूछता तब 10 + 5 15 हो जाता, लेकिन हमें ओडी का लंबाई पूछ रहा है ना, तो ओडी का लंबाई 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि त्रिभुज ABC में B और C के बाह्य द्विभाजक P बिंदु पर मिलता है तो BAC 100 डिग्री है तो BPC। दो फार्मूला ध्यान रखेंगे। अगर त्रिभुज ABC में B और C के आंतरिक द्विभाजक अगर P पर मिलता है, आंतरिक द्विभाजक यानी अंदर के भुजा का द्विभाजक अगर P पर मिलता है तो एंगल BPC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यानी ये जो एंगल BPC होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। लेकिन अगर बाह्य द्विभाजक यानी ABC में B और C के बाह्य द्विभाजक P पर मिलता है तब एंगल BPC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, तो एंगल A 100 डिग्री दिया गया है तो एंगल BPC निकालना है, तो BPC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 और एंगल A कितना दिया गया 100 दिया गया है, तो 2 से ये 50 बार में 90 में 50 जाएगा तो 40, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। BPC 40 आ गया। तो ये दोनों फार्मूला का ध्यान रखेंगे, ये दोनों का फार्मूला का यूज कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब जैसे नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें 2p/p² - 2p + 1/1/4 दिया गया है, तो हमें p + 1/p का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, जल्दी बहुत फास्ट निकल जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 दूना 8p हो जाएगा = p² - 2p + 1। अब क्या करते हैं, ये 2p को हम बीच वाले टर्म को उधर दे आते हैं, तो यानी p² + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10p हो जाएगा 10p। अगर हम इसमें से p कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p और यहाँ क्या बचेगा 1/p होगा, तभी तो p गुना p² हो जाएगा और p गुने 1/p p कट जाएगा तो 1 बच जाएगा बराबर 10p। तो यहाँ से हम दोनों जगह से p हटाएंगे तो p + 1/p कितना आ गया 10 आ गया, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C, यानी हमें यही पूछ रहा था p + 1/p, यानी इस सवाल का आंसर 10 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है, तो इसका जो लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, और अगर परिकेंद्र का बात करें, इसमें 2 सवाल पूछा जाता है, लंब केंद्र और परिकेंद्र। इस दोनों का बात करें, अंतःकेंद्र तो अंदर में ही होगा और केंद्रक भी अंदर में ही होगा, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र, इसमें 2 तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एक लंब केंद्र कहाँ होता है, दूसरा परिकेंद्र कहाँ होता है। अगर हम लंब केंद्र का बात करेंगे, लंब केंद्र किसको बोलते हैं, जहाँ पे लंब मिलता है वो लंब केंद्र कहलाता है। तो इस त्रिभुज में लंब कहाँ पे मिल रहा है, ये 90 डिग्री पे मिल रहा है, यहाँ पे मिला है लंब, तो यानी लंब केंद्र जो होता है जहाँ पे समकोण बनता है, समकोणीय शीर्ष, यानी जिस शीर्ष पर समकोण बनता है वही समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। और परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ये 2 चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है। तो अगर पूछा जाए लंब केंद्र कहाँ होता है तो वो समकोणीय शीर्ष पे, और परिकेंद्र कहाँ होता है तो कर्ण के मध्य बिंदु पे, यानी यहाँ पे उसका परिकेंद्र होगा। ठीक है, तो यानी इस सवाल में हमें लंब केंद्र पूछा जा रहा है समकोणीय शीर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उनके कर्ण पे ये पूछा जाता है, ये कब होता है, जब परिकेंद्र का बात किया जाता तब हम उस सवाल का आंसर उनके कर्ण पे लगाते हैं। ठीक है, और अंतःकेंद्र का बात करते तब हम लोग ये उस त्रिभुज के भीतर लगाते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।